हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम भक्ति काल से संबंधित सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये इसकी अगली कड़ी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हमको 251 नंबर से क्वेश्चन करना था। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावों द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में देखा है। यह कथन जायसी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। जायसी जो कि भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम इत्यादि हैं। तन चितौर मन राजा कीना, ये देखिए पंक्तियाँ पहले भी आ चुकी हैं और हरियाणा टीजीटी में वापस आया। तन चितौर मन राजा कीना, और ये पद्मावत की बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये पद्मावत की जो विशेषता है, तो इसमें इस चीज़ को दिखाया गया है कि पद्मावत की पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत परिलक्षित है कि किस तरह जो एक सुगा होता है, सुआ, वो किस तरीके से गुरु बन के पंथ या रास्ता दिखाता है ना। तो ये लौकिक प्रेम से लेकर अलौकिक प्रेम की बात करता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी एक काव्य है और उसमें महाकाव्य है। 57 खंडों में विभक्त है। इनकी अन्य रचनाओं में पद्मावत, आखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा, कैरानामा, ये सभी हैं। इनमें से इस अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। इनमें से अवधि नहीं, इसमें से अवधि की प्रारंभिक कृति किसको मानी जाती है, तो चंदायन अवधि की प्रारंभिक कृति इनकी चंदायन की मानी जाती है। मुल्ला दाऊद, है ना, मुल्ला दाऊद कृति चंदायन। और अवधि की प्रथम काव्य कृति मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि भी मानते हैं। तो इसमें देखिए कि डाउट नहीं होना चाहिए कि अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी है। पहले कवि अगर चंदायन को मानते हैं तो इनके द्वारा अवधि में ही लिखा गया है। और राम कुमार वर्मा ने भी मुल्ला दाऊद का जो चंदायन है, और चंदायन का समय 1379 में है, तो राम कुमार वर्मा ने भी मुल्ला दाऊद का चंदायन जो कि 1379 ईस्वी में, उसी को अवधि का पहला काव्यकृति मानते हैं तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का पहले कवि भी मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा, तो किसने चंदायन को लोर कहा है, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। चंदायन जो है ना, ये पूर्वी भारत में प्रचलित, अगर आप देखिए तो पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उनकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। तो सभी जितने भी हैं आपके उसमें लगे हुए हैं रचनाएं, उनकी विषय वस्तु को भी देखना है। तो जो लोरिक उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंद की प्रेम कथा पर आधारित है। बाकी मृगावती का समय देखेंगे आप तो 1503 है ना, तो इसलिए 1379 में वो पहले ही आया था, तो इसलिए उसको पहले रचना के तौर पे देखा जाता है। बाकी इसके बाद आप मृगावती 1503 में देखते हैं। अवधी भाषा में कुतबन मृगावती को रचित, मतलब कि उनकी रचना, मृगावती की रचना कुतबन ने की थी 1503 में। मधुमालती की रचनाकार है मंझन, और जो कि अवधी भाषा में रचित है, दोहा चौपाई में है, 1545 में रचा गया। और चित्रावली 1613 में सूफी प्रेमाख्यान काव्यकृति के रचनाकार हैं उस्मान, तो उस्मान के द्वारा चित्रावली 1613 में। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से किया है, तो देखिए यहाँ तक क्वेश्चन है कि 12 महीने में आपको ध्यान देना है कि जो नागमती का वियोग खंड शुरू होता है कौन से महीने से शुरू होता है। तो जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 महीने में आषाढ़ माह जो होता है, बारिश का मौसम है ना, वहाँ से शुरू किया है। और 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड, देखिए पद्मावत में भी जो नागमती वियोग खंड है ना, तो वहाँ से उसका एक अंश है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा उसके तहत आता है, क्योंकि आप इसमें राजा रतन सेन देखते हैं। राजा रतन सेन की पूर्व पत्नी या उनकी जो पत्नी होती हैं एक्चुअल में, वो जो रानी नागमती होती हैं। तो नागमती जो होती हैं, जब ये राजा रतन सेन इनको छोड़ के पद्मावती के पास चले जाते हैं, तो ये फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा विरह में होती हैं। तो ये जो अंश शुरू होता है नागमती वियोग खंड के तहत एक अंश आता है 12 मासा का, और ये 12 मासा आषाढ़ मास से शुरू होता है। इस खंड में राजा रतन सेन के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है। इस पूरे अंश में साल के अलग अलग महीनों में नागमती की क्या स्थिति होती है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कार्य से प्रेम की पीर का काव्य भी कहा जाता है, तो प्रेम की पीर का काव्य भी इसको विरह की वजह से कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे, सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे। तो किसके, राजा शेर शाह के समकालीन थे, तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। तो देखिए अमेठी के निकट जायस में, तो ये क्वेश्चन जो है UPHSC हायर कमीशन का जो एग्ज़ाम उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपी से अमेठी के जायस है। देखिए यहाँ पे हालांकि RPSC में ये देखिए क्वेश्चन आया है,
टप टप बूंद परही जस ओला, बिरह पवन होई मर झोला। यानी जैसे जैसे पानी की बूंदें पड़ती हैं जैसे ओला जैसे, बिरह पवन होई मारे झोला। तो ये पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से ये बताया कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना ग्रहण किया जाता है ना। हवा बहुत तेजी से चल रही हो, है ना, और वो भी टप टप बूंद, और बूंद ऐसे पड़ा जैसे ओले पड़ रहे हैं। तो ये फिर पद्मावती का विरह इतना ज़्यादा होता है। तो पद्मावत में नागमती, पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध है यानी शुरुआती वाला भाग वो कल्पित है, बाद वाला जो पार्ट है वो ऐतिहासिक है। तो शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्य में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भाव, देखिए यहाँ पे कौन से उसमें प्रयोग किया गया, लिखा गया, तो ठेठ अवधी भाषा में, है ना। और ठेठ अवधी भाषा में के माधुर्य भाव की गंभीरता के साथ लिखा गया है। ये काव्य निराला है। शुक्ल ने पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना माना है, और मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में तीनों ही रचनाएं संकलित हैं। तो ये जो रेखांकित अंश है, वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, यही है टप टप बूंद परही जस ओला। अब देखिए आरपीएससी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरहा के बात, सोई पंखी जाई जर तरिवर होई निपात। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से दे देना है कि जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरहा के बात, सोई पंखी जाई जर तरिवर होई निपात। तो प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, बिरह ताप के विशद वर्णन और अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति इसको माना है। ऊहात्मक पद्धति मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य, जो कि नागमती वियोग खंड में हिंदी साहित्य का द्वितीय निधि है। संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों के बारे में बात की गई है। तो जायसी की विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें हृदय की वेदना ही समान रूप से बहुत अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु वंजना प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता है। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है, देखिए उनको रास्ता दिखाने वाला बाद में, हाँ, उनको क्या होता है, पद्मावत को जो सुआ होता है उनका गुरु बनता है। लेकिन नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश, अपने दुखड़ा जो जिसके सामने गाती है उसे प्रियतम तो पहुंचाने को कहती है, तो वह जल जाता है। इतना नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। तो विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान उठा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथों में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कैरानामा, मसलानामा, कन्हावती आते हैं। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी। तो ये देखिए आखिरी कलाम इसलिए प्रशंसा भी हुई थी क्योंकि आखिरी कलाम जो है वो बाबर के समय लिखी गई थी, तो इसमें बाबरनामा की प्रशंसा है। तो प्रलय के साथ ही आप देखते हैं बाबर की प्रशंसा भी कर दी गई क्योंकि उसी के समय में ये लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कि प्यू सो कहू संदेशड़ा हे भौरा, यानी पिया से कहना संदेशा, भौरा को हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई ते का धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में शुक्ल जी का कथन क्या है कि यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की असंबानता से यही संभव है, आवेग की दशा में यह उचित ही है, छंद की पदपूर्ति। तो देखिए अभी एक पीयू से कहू संदेशड़ा हे भौरा, भौरा से भी कह रही, हे काग कौआ से भी कह रही। तो उस पंक्ति में आप देखिए भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में शुक्ल जी का ये कहना है कि आवेग की दशा में यही उचित है कि क्या आप किससे कह रहे हो, भौरे से, कौए से, किससे कह रहे हो, तो आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान कवि कहते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और भी आ गया कि किसको विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान कवि कहते हैं, जायसी को कहते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती कैसे है, यह समझकर होती कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि के धुएं से काले हो गए। उसको लगता है कि यानी जो रानी नागमती है जब वो विरह में तड़प रही होती है तो उसको लगता है कि मेरी ही विरह से तो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हुए काग है या भौरा है ये भी काले हो गए जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगी यानी समान दुख भोगने वाले में परस्पर क्या होता है, समानुभूति के भाव होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है कि जब हम बहुत ही मतलब एक तरीके से इतने दुखमय स्थिति में होते हैं तो हम किससे क्या कह रहे हैं। जायसी कृत पद्मावत 57 खंडों में इनका प्रिय अलंकार क्या है, तो जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। और विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान किसको कहते हैं, जायसी को कहते हैं। पद्मावत को अवधि का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग का अकेला ट्रेजिक कहा है। अब देखिए मन अति भयो हुलास बिगस जनु को के किरण रवि, अरुण अधर दिए सधर बिंब फल जान कीर छवि। मन अति भयो हुलास बिगसी
जन कोक किरण रवि। उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। हुलास यानी पद्मावती तो एक बार खुश हुई देख के, तो उपरोक्त काव्य पंक्तियां चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से 12वीं शताब्दी में रचित इस काव्य में कितने 69 सर्ग हैं, 68 प्रकार के छंद हैं और 57 खंडों में विभक्त है। तो 3 चीजें हो गई। ये जो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य रचा गया, जिसमें नागमती, पद्मावती, रतनसेन को केंद्र में रखे, इसमें ये 12वीं सदी का, पहली बात ये 12वीं सदी में रचित है। दूसरी चीज़, ये महाकाव्य 69 सर्गों में विभक्त है, 68 प्रकार के छंद है, 57 खंडों में विभक्त है। और पद्मावती समय, जैसे ये सर्गों में विभक्त है ना, तो उसमें एक सर्ग है 20वां सर्ग पद्मावती समय। तो पृथ्वीराज रासो का 20वां समय या सर्ग जो है पद्मावती समय। मिश्र बंधु ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि, मिश्र बंधु ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत तो अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए और भी रचनाएं दी हैं, चंदायन, रूप मंजरी, अनुराग बांसुरी, मधुमालती, चिताई वार्ता। तो कौन सी रचना कब लिखी गई है? देखिए चंदायन 1379 में मुल्ला दाऊद के द्वारा अवधी में दोहा चौपाई में। तो यहाँ से देखिए दोहा चौपाई में 1379 चंदायन मुल्ला दाऊद अवधी में। रूप मंजरी 1568 में नंददास के द्वारा ब्रजभाषा में लिखा गया है। रूपचंद, ज़्यादातर तो रचनाएं अवधी भाषा में आपको इस समय देखने को मिलेगी, लेकिन नंददास के द्वारा जो रूप मंजरी 1568 में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली है ब्रजभाषा में। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद अवधी में बरवे चौपाई में। मधुमालती 1545 मंझन अवधी दोहा चौपाई। चिताई वार्ता 90 में नारायण दास राजस्थानी ब्रज दोहा चौपाई। ज्ञानदीप नामक जो है प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो देखिए ज्ञानदीप के बारे में भी आया था पहले कि ये किसकी रचना है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका देवयानी है। देवयानी है। ज्ञानदीप 1618 ईस्वी के रचनाकार शेख नबी हैं। तो ज्ञानदीप किसके द्वारा लिखा गया है, रचा गया है? शेख नबी के द्वारा 1618 में। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा है। शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, यानी शेख नबी से जो प्रेम गाथा परंपरा चली आ रही थी उसको समाप्त समझना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो जो जायसी के द्वारा लिखा गया, तो जायसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, इनके प्रसिद्धि का मूल आधार पद्मावत ही है। जायसी 57 खंडों में विभक्त है। प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। शेरशाह के समकालीन थे, अमेठी के निकट जायस स्थान पर रहते थे। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यानक सब शब्दावली अवधी भाषा में रचित है, असंगत कथन है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली अवधि में है, ये चीज़ गलत है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में है तो सही है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणी में है, मानवी, मानवी से इतर। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जितने भी हैं उनमें सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि में है रचित, ये चीज़ गलत है। सभी की बात नहीं कर सकते। और प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में विशेषता क्या होती है? तो ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में होते हैं। इनके पात्र मुख्यतः मानवी और मानव से इतर भी होते हैं, जैसे मानवी पात्र में राजा रानी, राजकुमारी राजकुमार, मंत्री, है ना, और मानव से इतर पशु पक्षी देवता दानव भी होते हैं। सभी कथाओं में नायक जो होता है यहाँ पे पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदर सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त होती है। प्रकृति का दोनों रूप, आलंबन उद्दीपन दोनों ही रूप दिखता है। अवधी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग होता है, किंतु उस्मान की भाषा भोजपुरी प्रभाव, नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पे ब्रज का प्रयोग किया है। और छंदों के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता देखने को मिलती है, तो ये विशेषता हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शुक्ल की दृष्टि से
कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्व प्रवता के साथ है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तत्वों पर है। ये तो सीधे ही गलत है, क्योंकि हमने बताया था इसकी शुरुआत यानी पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है और पश्चात यानी पूर्वार्ध के बाद जो उत्तरार्ध पार्ट है वो ऐतिहासिक है। तो पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह कथन पद्मावत के संबंध में शुक्ल की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ अंश इसका कल्पना पर आधारित है और कुछ ऐतिहासिक भी है। मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मंजनकृत मधुमालती, तो मंजन के द्वारा मधुमालती लिखा गया है, तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अधीली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो मंजन ने जो मधुमालती की रचना की है, मंजनकृत मधुमालती का रचना काल कितना है? 1545। मंजन ने मधुमालती को 1545 में लिखा और मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है कि भारतीय काव्य में रूढ़ियाँ जो हैं वो है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण अंश कल्पना पर भी आधारित है। एक रचना है अंगद पैज। ये अंगद पैज रचना किसकी है? तो ईश्वर दास के द्वारा जो है ये रचना अंगद पैज, तो अंगद पैज की रचना ईश्वर दास ने की है। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप है, यानी ईश्वर दास की अंगद के साथ भरत मिलाप और राम, ये देखिए अंगद पैज या भरत मिलाप, ये सभी जो है राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वर दास राम भक्त मूलक, तो आपको लगेगा ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। तो प्रेम से संबंधित इन्होंने सत्यवती कथा भी लिखा है, लेकिन इनका अंगद पैज बहुत ही महत्वपूर्ण है ईश्वर दास का। तो अंगद पैज भरत मिलाप तो है ही, साथ ही प्रेमाख्यानक में सत्यवती कथा भी है। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कुतबन है। यहाँ पे देखिए ये क्रमशः यहाँ पे कि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मृगावती के रचनाकार कुतबन है। मंजन ने मधुमालती की रचना की, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की, और उपरोक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं और रीतिकाल के ऋतु मुक्त रचनाकार। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आलम केली, माधवानल, कामकंदला भी है। सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो देखिए 927 आहा झांसी के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार किया है कि निर्माण कैसे हुआ है, तो उसमें कहा है सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा का प्रारंभिक वचन आरंभ वैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे। झांसी के अन्य ग्रंथ अकरावट आखिरी कला में। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा होते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन है वो चित्तौड़गढ़ के राजा होते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखना है। तो ये क्रम में अभी कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, इन लोगों की रचनाओं का अगर वो याद रहे तो फिर क्रम से याद होता है। मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद का चंदायन जब देखते हैं तो ठेठ अवधी में चंदायन लिखा गया है, और पहला ज्ञात सूफी काव्य है। इनमें नायक लोरिक नायक चंदा की प्रेम कथा है। नायक लोरिक नायिका चंदा 1379 ईस्वी में रचित, ये दोहा चौपाई शैली में रचा गया है। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम देखना है। तो रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो मृगावती 1503, ज्ञानदीप 1679, इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुरी 1764। मृगावती 1503 कुतवन, 1679 ज्ञानदीप शेख नबी, इंद्रावती नूर मोहम्मद 1744, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? तो शरीयत, मलकत, मारिफत, तरीकत। तो ये जब सूफी साधना को पढ़ते हैं तो उसमें जो 4 पड़ाव होते हैं सूफी साधना में, शरीयत होता है इसमें धर्म ग्रंथ के विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता के बारे में हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध, मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा में मिलन के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए जो शरीयत है वो धर्म ग्रंथ का विधि निषेध है, तरीकत है, लेकिन ये मालपत या मलकत जो है ये नहीं आता है। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत,
जिसमें शरीयत धर्म ग्रंथ, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन मार्फत। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो नूर मोहम्मद का अभी हमने देखा कि अनुराग बासुरी 1764 में, इंद्रावती 1744 ईस्वी। इंद्रावती 1744 तथा अनुराग बासुरी 1764 में दोनों ही रचनाएं जो हैं नूर मोहम्मद की है। मधुमालती 1545 में मंजन की है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन के बारे में हम किस में देखते हैं? पद्मावत में। पद्मावत में नागमती पद्मावती रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा गया। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में है। शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसमें और भी पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, सुआ या हीरामन तोता कह सकते हैं, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार मधुमालती, मंजन, मेघावती, कुतुबन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है। और मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंजन, माधवानल, कामकनला, आलम। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुक्रम पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया। जायसी कृत पद्मावत के संबंध में कथन, यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन विरह वर्णन के तहत है। पद्मावत में 57 खंड है। प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कहानी। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी, कुतुबन, मृगावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में बाबा के शिष्य थे। तो उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो उस्मान जिनकी चित्रावली को पढ़ते हैं, उस्मान जो थे ये निजामुद्दीन चिश्ती की जो शिष्य परंपरा है उसमें हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक ग्रंथ 1613 में लिखा है। मंजन ने मतवालती, कुतुबन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन समुच्चय सूफी कवियों से संबंधित उनके बारे में सही है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद का है। पहले भी हमने देखा था इंद्रावती अनुराग बासुरी। तो देखिए यहाँ पे अनुराग बासुरी की रचनाकार नूर मोहम्मद। इस रचना में 5-5 अर्दलियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से ये पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुस्लिम हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक चुके हैं। जैसे कि नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न रखो काजो बहुत हिंदी भाग्यो। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए, पद्मावत की काव्यगत विशेषता की दृष्टि में अगर देखें तो नगर का वर्णन है, लोक इतर भावना है, सर्गों में विभाजन है। जायसी कृत पद्मावत में 57 खंड। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि। पद्मावत के प्रमुख पात्र रत्नसेन। अब यहाँ पे देखिए पात्रों का वो भी दिया है कि जैसे यहाँ पे जो राजा रत्नसेन है उसको किसका प्रतीक माना जाता है? तो मन या आत्मा का, यानी मन या आत्मा। सिंघल जो है, जहाँ पे संघल द्वीप है, जो सिंघल द्वीप, वो हृदय। पद्मावती सात्विक बुद्धि के प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता गुरु का है। नागमती दुनिया धंधा है। राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन माया है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ अकरावट, आखिरी कलाम और कहरानामा, मसलानामा, कनावत, ये सभी है। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किया है। क्यों?
जैसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। जैसी कृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम कहानी है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन होता है। शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनपढ़ निधि है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, ये चीज़ सही नहीं है। शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पे शुक्ल के अनुसार जो प्रेमाख्यानक काव्य उनमें नायिका से ज़्यादा नायक के विरह को महत्व दिया जाता है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की कथाओं के थोड़े थोड़े मात्राओं में प्रयोग होते हैं। देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य ज़्यादातर मुक्तक रूप में लिखे गए, ये कथन गलत है। शुक्ल के अनुसार जो भी प्रेमाख्यानक काव्य है उनमें नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को ज़्यादा महत्व। ये किसने कहा कि नायिका से ज़्यादा रोना धोना अगर नायक कर रहा है तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में नायक पे ही ध्यान दिया जाता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। बाकी सूफी काव्य में अगर बात करें तो रूढ़ियों का प्रयोग देखने को मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक दोनों ही पात्र मिलते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन और सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? आखिरी कलाम, मृगावती कुतबन, पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी, मधुमालती मंजन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। तो यहाँ पे देखिए, आखिरी कलाम जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी का है। उसमें देखा था ना, बाबर की प्रशंसा किया गया है और बाबर की प्रशंसा के साथ प्रलय के बारे में बात की गई है। तो आखिरी कलाम यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी का है। मृगावती कुतबन का पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी का, मधुमालती मंजन का, चंदायन मुल्ला दाऊद। चंदायन की रचना कब हुई है? तो चंदायन के बारे में बात करें तो चंदायन की रचना 1379 में हुई है। चंदायन मुल्ला दाऊद का पहला सूफी प्रेम काव्य। इसमें नायक लोरिका, नायिका चंदा। नायक लोरिका होता है और ये नायिका चंदा होती है। मोही का हसेसी का कोही राई, इसका क्या तात्पर्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मोही का हसेसी की कोही राई। मोही की हसेसी की कोही राई का मतलब है कि मुझ पर हंसते हुए या उस कुम्हार पर। एक बार जायसी की प्रसिद्ध सुनहार यानी प्रसिद्धि जो थी, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्धि सुनकर जो शेरशाह सूरी था, उसने अपने दरबार में उनको बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखा और शेरशाह उनको देखकर फिर हंसा, कुछ क्वेश्चन किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ज्ञातव्य कि जैसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे आंख से काने भी थे। तो कुरूपता जो देख रहे थे, बाहरी सौंदर्य देख रहे थे, ना कि जैसी के आंतरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो शेरशाह उन पे हंसता है, उनका काला रंग देखता है, चेहरे पर चेचक के दाग देखते हैं, एक आँख से वो काने हैं, ये सब देख के उनकी कुरूपता पे हंसता है। तो ही कहते हैं मोही का हसेसी की कोहिराई। मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पे, कुम्हार यानी उस भगवान पे कि जिसने मुझे गढ़ा है। पद्मावत की रचना शैली कैसी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। हिंदी में तो होता नहीं मसनवी, तो इसलिए फारसी की मसनवी शैली में, इस शैली के तहत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। देखिए, जायसी की जो काव्य भाषा थी वो क्या थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य भाषा क्या थी? अवधिक थी। उनके काव्य की भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्तिधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस स्थान पर रहते थे। जायसी द्वारा और भी पद्मावत, गहरानामा, कन्हावत, ये सभी रचनाएं रची गई हैं। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद चंदायन। मधुमालती मंजन की रचना अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद, मृगावती कुतबन। शुक्ल ने सूफी काव्य का पहला वो कहा है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना: मृगावती कुतबन, सत्यवती ईश्वरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, हंसावलिया सईद, माधवनल, कामकंदला, गणपति। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत से संग्रहित। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत, है ना। और जैसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग
के बारे में बात की है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ के उसमें होता है। एक वियोग प्रवास जन विरह के तहत आता है। इन खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने की बात की गई है। निम्नलिखित कवियों में उनके समक्ष अंकित पंक्तियों के बारे में बताना है। सूरदास भजमन चरण कंवल अनिवासी, यह पंक्ति मीराबाई की है। प्यू वियोग असर ब्यूर जाओ, ये जो है इसमें अगर देखेंगे तो प्यू वियोग असर बाउर जीव पंक्ति में बाउर जो है उसका अर्थ है पगली। निम्नलिखित में कौन सी रचना अगर देखें तो मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है, तो इसमें अगर देखें तो मधुमालती उनके द्वारा नहीं है। मधुमालती मलिक मोहम्मद जैसी रचना नहीं है। सूफी काव्य मंजन की काव्यकृति जिसका समय 1545 है। शेष रचनाएं जो है उन्हीं के द्वारा है। कुतबन के बादशाह के आश्रित थे। कुतबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतबन ने मृगावती की रचना की। जैसी शेरशाह के आश्रित थे। जैसी के गुरु का नाम मोहिदी था। बाकी उनकी रचना है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, तो वो सुआ यानी जो सुग्गा है वो है। रतन सेन मन या आत्मा के हैं। सिंगल हृदय का है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतना शैतान। अलाउद्दीन माया। यहाँ पे देखिए कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, वो उसको मिलाना। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना एवं रचनाकार। हंस जवाहिर अवधी भाषा में एवं दोहा चौपाई में रचित। कासिम शाह की रचना। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती अनुराग बासरी है। शुक्ल ने नूर मोहम्मद इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों का अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। किसको? इंद्रावती को। इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है, तो इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत महाकाव्य के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उनकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी बनती है पद्मिनी। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितौर मन राजा की ना है। भूरी चकोर डिठी मूठ लावा। मधुकर हंसी समझाए ओही मिलन जा पहुँचे। तो मधुकर हंसी समझाए सौदे बुझत साजना, ये जो हो गई ये पंक्ति पद्मावत की नहीं बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूरसागर की है, जबकि अन्य 3 पंक्तियाँ जायसी की है। हुई मिलन जो पहुँचे, भूरी चकोर देही मुख लावा और हो। तो आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको चाहिए तो हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट हो, आपको PDF मिल जाएगा। बाकी हिंदी साहित्य संबंधी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसकी सीरीज़ भी हम जल्दी लेकर चलने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।